The next topic we are going to study is cognitive and behavioral aspects of self. जो सबसे पहला एस्पेक्ट इसके अंदर आता है वो है सेल्फ कंसेप्ट. सेल्फ कंसेप्ट वो चीज़ है जो हम अपने बारे में जो हम सोचते हैं, जो हम अपने बारे में आइडियाज़ होल्ड करते हैं. तो द आइडियाज़ वी होल्ड अबाउट ourselves. फिर उसके बाद सेकंड आता है सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम में एक इंडिविजुअल अपने आप की हमेशा एक वर्थ और वैल्यू को हमेशा कैलकुलेट करता रहता है. तो ये होती है वैल्यू जजमेंट ऑफ आवर ओन सेल्फ. वैल्यू जजमेंट ऑफ आवर ओन सेल्फ, अपनी वर्थ को पहचानना, अपनी वैल्यू को पहचानना इज सेल्फ एस्टीम. जो 6 to 7 ईयर्स के बच्चे होते हैं, बाय द एज ऑफ 6 to 7 ईयर्स दे होल्ड अ सेल्फ एस्टीम इन मैनी कैटेगरीज. बहुत सारी चीज़ों में वो अपने सेल्फ एस्टीम बना लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है एकेडमिक कॉम्पिटेंस. एकेडमिक कॉम्पिटेंस में जो पर्सन अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छे मार्क्स लाता है, उसकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है. और जो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है. फिर उसके बाद आता है सोशल कॉम्पिटेंस. सोशल कॉम्पिटेंस में जो लोग इंटरैक्ट करते हैं, जो सोशल होते हैं, बहुत अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ जो इंटरैक्ट कर पाते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है. लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, जो ज़्यादा बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, किसी से बात नहीं करते, सब अलग अलग रहते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम सोशल कॉम्पिटेंस में लो होती है. फिर उसके बाद आती है फिजिकल कॉम्पिटेंस. फिज़िकल कॉम्पिटेंस में जो एथलीट्स और जो जिमनास्ट और ये सब होते हैं, वो अच्छे काम करते हैं, वो बहुत फिट रहते हैं, तो उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है. और जो ऐसे नहीं हैं, जो ज़्यादा अच्छी तरह से सब परफॉर्म नहीं कर पाते, बहुत लेज़ी होते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है. फिर उसके बाद जो लास्ट है वो है फिज़िकल अपीयरेंस. फिज़िकल अपीयरेंस में जो कई लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे दिखते हैं, हम बहुत फिट हैं, तो उनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है. लेकिन जो लोग थोड़े राउंड होते हैं, थोड़े फैट होते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम इस चीज़ में लो होती है. फिर उसके बाद साइकोलॉजिस्ट ने सेल्फ एस्टीम में ये स्टडी करा है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा उनके चीज़ में इंटरप्ट नहीं करते हैं, उन्हें फ्रीडम दे देते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है. रादर दैन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्टिव रखते हैं, कहीं कुछ ज़्यादा करने नहीं देते, उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है. फिर इसके बाद आता है सेल्फ रेगुलेशन. The next is self-regulation. अब सेल्फ रेगुलेशन होता है कि अपने बिहेवियर को मॉनिटर करना, अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करना, उसे हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं. टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर our own behavior. उसे हम
सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। फिर उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन में आता है विल पावर। विल पावर होती है रेजिस्टेंस टू सिचुएशनल प्रेशर्स। कोई जो इंसान अपने सिचुएशनल प्रेशर्स को रेजिस्ट कर जाता है, उनको हैंडल कर लेता है, उसे विल पावर कहते हैं। तो इसका कीवर्ड है रेजिस्टेंस टू सिचुएशनल प्रेशर्स। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल होता है टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी नीड्स को कंट्रोल करना इज सेल्फ कंट्रोल। डिले मतलब उन्हें आगे के लिए डिले कर देना, तो ये होता है सेल्फ कंट्रोल। जैसे कि अब जो लोग व्रत रखते हैं वो पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं, तो जो उनका कंट्रोल होता है अपने आप पे कि हाँ हमें कुछ नहीं खाना, व्रत या रोज़ा। व्रत और रोज़ा, इससे सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें आते हैं टेक्निक्स टू कंट्रोल आवर ओन बिहेवियर। सबसे पहली टेक्निक होती है ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन बिहेवियर। इसमें हम अपने खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ताकि जो हमारी नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो पाए। हमें किस चीज़ में स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है, तो हम अपनी उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। फिर जो सेकंड टेक्निक है वो है सेल्फ इंस्ट्रक्शन। इसमें हम अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि जो हम नीड्स हैं हम उनको फुलफ़िल कर पाएँ। जैसे कि एग्जांपल, अगर एक बच्चा है वो अपने आप को कहता है कि हाँ उसको पढ़ने के लिए कि हाँ आई हैव टू वेक अप एट 6 in the morning, तो ये वो अपने आप को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि हाँ मेरे को पढ़ने के लिए सुबह उठना है। तो दिस इज़ सेल्फ इंस्ट्रक्शन। फिर जो थर्ड और लास्ट टेक्निक है वो है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। सेल्फ रीइंफोर्समेंट में एक पर्सन अपने आप को रिवॉर्ड करता है किसी अच्छे काम करने के बाद। जैसे कि एक स्टूडेंट अपने आप को कहता है कि अगर मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करूँगा तो मैं एक मूवी देखने जाऊँगा फ्रेंड्स के साथ। तो एग्जाम्पल, परफॉर्मिंग गुड इन एग्जामिनेशंस will lead to a movie with friends। तो ये होता है सेल्फ रीइंफोर्समेंट, अपने आप को रिवॉर्ड करना। फिर इसके बाद आते हैं इंडियन एंड वेस्टर्न नोशन ऑफ सेल्फ।
डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन नोशन ऑफ सेल्फ। वेस्टर्न यानी कि अब्रॉड और इन सब कंट्रीज़ में जो सेल्फ मतलब कि हम खुद, और ग्रुप मतलब बाकी के जो लोग होते हैं, हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास के लोग, ये सब होता है। फिर तो वेस्टर्न कल्चर में सेल्फ और ग्रुप बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। सेल्फ एंड ग्रुप आर डिफरेंट। लेकिन इंडियन नोशन में सेल्फ और ग्रुप की बहुत शिफ्टिंग नेचर होता है। शिफ्टिंग नेचर ऑफ सेल्फ एंड ग्रुप। इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न कल्चर में होता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते हैं किसी से, अपने आप में रहना चाहते हैं, सब कुछ अपने आप करना चाहते हैं। तो सेल्फ और ग्रुप दो अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता। सेल्फ और ग्रुप मिलजुल के रहते हैं, सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है कि जो वेस्टर्न कल्चर होता है उसे हम इंडिविजुअलिस्टिक कहते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक, और इंडियन नोशन में हम इसे कलेक्टिविस्टिक। ये इस डिफरेंस का मेन पॉइंट है कि इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, ये इंडिविजुअल्स रहते हैं, सेल्फ और ग्रुप में अलग अलग चीज़ें होती हैं, और कलेक्टिविस्टिक ये मिलजुल के रहते हैं। फिर इसका जो थर्ड पॉइंट है ये होते हैं सेल्फ एंड ग्रुप आर टू डिफरेंट एंटिटीज। लेकिन इंडियन नोशन में ये दोनों मिक्स्ड होते हैं, सेल्फ एंड ग्रुप आर मिक्स्ड।